So students, in this lecture, we are going to discuss the parallel RLC circuit. Okay. Parallel RLC circuit. We have discussed the series RLC circuit. Here we will discuss the parallel RLC circuit. Okay. So this is R, this is L, and this is C, capacitor. We have this EMF source. Here we have the EMF source in connected across these elements. So this is C, this is L, inductor, this is resistor, this is the EMF. Okay. So in this case, the EMF across the three elements will be same, right? So the potential drop, across these elements, the potential drop across these elements will be what? Will be equal. Okay. So ER will be equal to EL will be equal to EC will be equal to E. So this time we'll take the EMF on the horizontal line. So we'll take the EMF on the horizontal line. So we'll take EMF here and we'll take the currents. So हमें पता है कि इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में करंट जो होता है वो लैग करता है, राइट? तो IL इधर आएगा, इंडक्टर में करंट लैग करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इट्स लीडिंग सर्किट, तो उसमें ये इधर आएगा IC, और जो करंट है इसमें रजिस्टर में वो EMF के डायरेक्शन में होता है, दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो जीरो होता है। तो ये हो गया IR, क्या हो गया IR, तो IC IL LR, ये डायग्राम। सीरीज में क्या डायग्राम था? सीरीज में EMF इधर था, EL ER और EC, और तीनों में जो है करंट सेम था, इसलिए हमने करंट ले लिया। ये था आपका सीरीज में। अब बात हो रही है यहाँ पे पैरेलल की, तो पैरेलल में हम लोग जो है EMF लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे और बाकी करंट लेंगे वर्टिकल लाइन पे, ठीक है? तो ये डायग्राम बनेगा, ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो टोटल करंट है, टोटल करंट क्या है? जो टोटल करंट है, दिस इज सम ऑफ IR प्लस IL प्लस IC। IR क्या होगा? IR होगा E बाई R। IL क्या होगा? IL होगा E बाई XL, और इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है? 180 डिग्री का है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस E बाई XC, ठीक है? तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला टर्म, ठीक है, ये दोनों में क्या है? रिएक्टेंस वाला टर्म, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा पैरेलल रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस कब होगा? तो यहाँ पे रेजोनेंस कब होता है? जब सीरीज में रेजोनेंस कब होता है? जब करंट मैक्सिमम होता है, इम्पीडेंस मिनिमम। यहाँ पे होता है रेजोनेंस जब होता है तो यहाँ पे जो करंट है वो मिनिमम होता है और जो इम्पीडेंस है सर्किट का वो मैक्सिमम होता है। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम, राइट? तो यहाँ पे जो करंट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है? तो करंट को आप इस तरह दिखा सकते हो कि आप यहाँ फेजर एडिशन करते हैं, तो ये एक टर्म है और ये जो है ये अपना सेकेंड टर्म। तो अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग मिनिमाइज कर देंगे तो करंट मिनिमम हो जाएगा, ठीक है? इसको तो आप मिनिमाइज नहीं कर सकते, ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो बचा ये सेकेंड टर्म। सो इफ दिस टर्म इज मिनिमाइज्ड, अगर इस टर्म को मिनिमाइज किया जाए तो क्या होगा? देन द करंट विल बी मिनिमम, देन द सर्किट विल बी रेजोनेंस, ओके। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस, इसके बारे में बात करते हैं। तो अपने पास जो सेकेंड टर्म है
पहला टर्म तो आया ई बाई आर, जिसको अभी हमें कंसीडर नहीं करना है, और दूसरा टर्म क्या आया, वो आया ई बाई एक्स एल माइनस ई बाई एक्स सी। तो हम लोग बस ये सेकेंड टर्म के बारे में बात करेंगे। सेकेंड टर्म है इसका करंट का, ठीक है, उसको मैं आई डैश बोलता हूँ। तो ये जो टर्म है ये हो गया आपका ई बाई एक्स एल माइनस ई बाई एक्स सी। तो यहाँ से अगर हम ई कॉमन ले लें, ठीक है, ई कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/xl माइनस 1/xc, ठीक है। ओके ओके, यहाँ से आपको मिल जाएगा ये जो आई डैश है, राइट, उसको आप इधर ले आइए, ये हो जाएगा 1 बाई, और नीचे आ जाएगा 1/xl माइनस 1/xc इज इक्वल टू हो जाएगा ई बाई आई डैश, ठीक है। तो इम्पीडेंस के लिए, ठीक है, एक तो ये वाला टर्म यहाँ से इम्पीडेंस मतलब अपना आर और प्लस जेड, तो ये जो है ये आपको देगा इफेक्टिव, आपको रिएक्टेंस देगा, ठीक है, एक्स इफेक्टिव। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें इस एक्स इफेक्टिव को क्या करना है, इसको हमें करना है मैक्सिमाइज, करंट को करना है मिनिमाइज, ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 डिवाइड बाई एलसीएम लोगे आप, क्या होगा एलसीएम, एक्सएल एक्ससी, और ये होगा एक्ससी माइनस एक्सएल, और ये आपका एक्स इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव रिएक्टेंस, क्या आ गया, इफेक्टिव रिएक्टेंस। अब देख सकते हो यहाँ से आपको मिल रहा है एक्सएल एक्ससी डिवाइड बाई एक्ससी माइनस एक्सएल। तो ये कब मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो फॉर दिस टू बी मैक्सिमम, ये डिनोमिनेटर हैज टू बी मिनिमम, मिनिमम वैल्यू मतलब 0, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फिर आगे देखते हैं। तो फॉर एक्स इफेक्टिव टू बी मैक्सिमम, हमें क्या करना चाहिए, द डिनोमिनेटर हैज टू बी मिनिमम, जो डिनोमिनेटर है, द डिनोमिनेटर हैज टू बी मिनिमम। डिनोमिनेटर क्या है, वो तो है एक्सएल माइनस एक्ससी, दैट शुड बी 0। एक्सएल इज ओमेगा एल, एक्ससी इज बाई ओमेगा सी, मस्ट बी 0। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला सेम आ गया जो सीरीज में आया था, राइट। पैरेलल और सीरीज दोनों के लिए जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट जो है वो क्या आ गया, वो सेम आ गया, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम आ गया दोनों केस में, ठीक है। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो करंट का ग्राफ होगा, करंट का ग्राफ कैसा होगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट या ओमेगा नॉट, उस फ्रीक्वेंसी पे जो करंट है वो मिनिमम हो जाएगा, करंट हो जाएगा मिनिमम, आई मिनिमम। तो ये क्या करता है, ये सर्किट, ये जो सर्किट है ये इस फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देगा, जो लोअर फ्रीक्वेंसीज है तो लोअर फ्रीक्वेंसी क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उन पे करंट मिनिमम है, करंट मतलब सर्किट रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। तो पैरेलल आरएलसी, जो पैरेलल आरएलसी सर्किट है इसका नाम है रिजेक्टर सर्किट। क्यों, क्योंकि ये इन फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट कर देगा, ये जो पूरा बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज को रिजेक्ट कर देगा। सीरीज आरएलसी क्या होता है, सीरीज आरएलसी जो होता है वो होता है एक्सेप्टर सर्किट। सीरीज आरएलसी जो होता है ये पैरेलल आरएलसी, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर सर्किट। तो एक्सेप्टर सर्किट क्यों, क्योंकि ये इन फ्रीक्वेंसीज को पास होने देता है, ठीक है। इसके लिए डायग्राम ऐसा होता है इस तरह का, और ये इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को, ये जो बैंडविड्थ है इस बैंडविड्थ को पास होने देता है, ठीक है। और ये उस बैंडविड्थ को क्या कर देता है, ये उस बैंडविड्थ को ब्लॉक कर देता है, उसको पास नहीं, मतलब उस पर रेस्पॉन्स नहीं करता सर्किट। इसलिए ये जो है ये इन फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक, इसलिए इसको रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं, क्योंकि ये इस फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर देता है और ये इन फ्रीक्वेंसीज को एक्सेप्ट कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपका इम्पीडेंस है, राइट, इस केस में
तो इम्पीडेंस का डायग्राम कैसा है? तो इम्पीडेंस जो है, इम्पीडेंस मतलब यहाँ पे इम्पीडेंस क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है, इम्पीडेंस हो रहा है मैक्सिमाइज। तो Z अगर आप देखोगे इस केस में तो उल्टा डायग्राम बना है सीरीज में, ऐसा ये है पैरेलल के लिए, ठीक है, सीरीज में इसका उल्टा बना था। तो जो Z है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है, मैक्सिमाइज मैक्सिमम। तो दिस इज द आइडिया, ये इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल आरएलसी सर्किट, राइट। तो वी हैव डिस्कस दिस, इस पे इतने ज्यादा सवाल तो नहीं आते, in this we have discussed so that you can understand the concept of parallel RLC circuit. So with this we have completed our AC chapter, at AC chapter हम लोगों ने यहाँ पे complete कर लिया, ओके, ठीक है। और अगर आपके पास एक इंडक्टर हो इस तरह से और आपके पास एक कैपेसिटर हो सीरीज में, ठीक है, तो ये दो रजिस्टर हो, हम लोगों ने एक ये डिस्कस किया था, एक इंडक्टर और कैपेसिटर, when the capacitor was fully charged, जिसको हमने बोला था LC ऑसिलेशन। तो वो टॉपिक अलग है, ठीक है, वो टॉपिक अलग है, उसमें कोई भी सोर्स नहीं था, ना AC सोर्स ना DC सोर्स। अब हम लोग और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया, तो यहाँ पे जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इसके साथ एक AC सोर्स हो, इंडक्टर एक कैपेसिटर इसके साथ हो एक AC सोर्स, एक AC सोर्स हो तब क्या होगा, जो इंडक्टर है, इंडक्टर में आपको पता है कि जो EMF है वो लीड करता है, करंट लैग, और कैपेसिटर में आपको पता है कि करंट लीड करता है, ईएमएफ लैग करता है, ठीक है। अगर आपने दोनों को जोड़ लिया तो आपको मिल जाएगा ये करंट, ऊपर आपको मिल जाएगा यहाँ पे EL, नीचे आपको मिल जाएगा EC, दोनों फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस 180 का। जो इफेक्टिव ईएमएफ मिलेगा आपको वो आपको मिल जाएगा EL माइनस EC या EC माइनस EL, ठीक है, जो भी रहेगा। तो ये हो जाएगा IXL माइनस IXC, E इज इक्वल टू आई, ये हो जाएगा XL माइनस XC। तो ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका सिर्फ ऐसा एक सर्किट है इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर, रजिस्टर नहीं, रजिस्टर होता तो यहाँ पे ER आ जाता, राइट, फिर वो कहानी अलग हो जाती। तो इस तरह से, तो आई होप आपको ये फेजर डायग्राम वगैरह क्लियर हो गए होंगे, और ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो आप लोग यहाँ तक के सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट।